हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक छोटी सी हेल्प चाहता हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हो, मेरे चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है। अब पता नहीं बाकी 2 स्ट्राइक्स कब आएंगे। हाँ, मजाक कर रहा हूं, लेकिन बात थोड़ी सी सीरियस भी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे सेकेंडरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो मैं आप सबसे कनेक्ट बना रह सकूं। और हाँ, शैडो स्लेव और बाकी सारे नए नॉवेल्स और मनवास अब मैं उसी सेकंड चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो यार। आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगले 10 मिनटों में सनी की पूरी सोचने समझने की नींव हिल गई। कई ने उस पर सवालों की एक बाढ़ छोड़ दी, और वो सारे सवाल ऐसे जिनका किसी भी जरूरी बात से कोई लेना देना नहीं था। उस चार्मिंग स्लीपर को अजीब अजीब चीज़ों में दिलचस्पी थी, जैसे कि किस तरह के जूते आजकल फैशन में हैं, कौन सा सेलिब्रिटी किस अवार्ड शो में क्या पहनकर गया, किसका किससे स्कैंडल हुआ और वो स्कैंडल था क्या, या फिर नया डांस क्रेज कौन सा चल रहा है। वो बिना थके इन बेकार बातों के बारे में सवाल करता जा रहा था, और सनी के अंधेरे सीक्रेट्स में उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। ये तो जैसे बेइज्जती थी। और बात इससे भी बुरी ये थी कि सनी खुद को पूरा बेवकूफ़ महसूस कर रहा था, क्योंकि वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। फैशन या हाई कल्चर के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। थोड़ी देर बाद कई का जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। वो सनी की तरफ थोड़ी मायूसी के साथ देखता हुआ बोला, सनी, सच सच बताओ, क्या तुम असल दुनिया में भी हिकी कुमोरी थे? सनी ने पलकें झपकाईं। ये बेवकूफ़ क्या कह रहा है? एक हिकी? क्या? कई ने हल्के से खांसा और माफ़ी मांगती मुस्कान दी। अरे मतलब, कोई ऐसा जो घर में बंद रहता है, बाहर नहीं निकलता, किसी से बात नहीं करता। सनी ने उस सुंदर युवक की तरफ अचरज से देखा, जैसे दुनिया की समझ ही खत्म हो गई हो। क्या कह रहे हो तुम? मैं पत्थर के नीचे क्यों रहूंगा? ठंड से मर जाता मैं। एक बार मैं कार्गो कंटेनर में जरूर रहा था, पर उसमें 4 दीवारें और छत तो थीं। कई ने एक गहरी सांस ली और नजर फेर ली। समझ गया, माफ करना, परेशान किया। बात यह है कि मैं करीब 2.5 साल से यहां फंसा हुआ हूं, और यहां की जिंदगी बहुत एक सी हो गई है। उसका खूबसूरत चेहरा एक अजीब उदासी फैला रहा था, जैसे वो किसी बहुत बड़ी बात का दुख मना रहा हो, जबकि असल में ये सब बेकार बातें थीं। 2.5 साल? इस बेवकूफ ने यहां 2.5 साल तक जिंदा रह लिया? सनी को हैरानी हुई। कई अच्छा इंसान था, लेकिन फॉरगॉटन शोर जैसी निर्दयी जगह में जिंदा रहने लायक नहीं लगता था। शायद सनी ने उसे कम आंका था, या शायद वजह कुछ और थी। सनी ने आंखें सिकोड़ लीं। यहां एक ऐसी भीड़ थी जो सबसे ज्यादा वक्त तक जिंदा रहती थी। शक में आकर उसने ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम गनलॉक की गैंग के हिस्से हो? कई ने हैरानी से उसे देखा, फिर जोर से हंसा। गॉड्स, नहीं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत होती है गुंडलाग जैसे गुंडों से। मैं मर जाना पसंद करूंगा, पर उसका मिनियन नहीं बनूंगा। और फिर उस आदमी में टेस्ट नाम की चीज नहीं है। उसका आर्मर तो इतना बदसूरत है कि देखकर आंखें दुखने लगती हैं। लेकिन ये कहने के बाद वो थोड़ा चुप हो गया और कुछ उदासी से बोला, हाँ, लेकिन कभी कभी मैं उसके लेफ्टिनेंट से काम ले लेता हूं। इसी वजह से वो मुझे सह लेता है, वरना मुझे बहुत पहले मरवा देता। सनी थोड़ी देर चुप रहा, फिर माना कि कई सच कह रहा है। वो वाकई गुणलाग के किसी ठग जैसा नहीं लगता था, और अगर वो होता भी तो कोई भी समझदार आदमी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं करता। गुणलाग के लोग लगभग अनटचेबल थे। इसका मतलब कई सच में सनी की सोच से ज्यादा काबिल था। दिलचस्प। सनी ने महसूस किया कि दूर से फॉलन बीस्ट की डरावनी सिसकियां अब बहुत हल्की पड़ चुकी थीं। उसने शैडो की नज़र से देखा और यकीन कर लिया कि वो डरावना क्रीचर अब बहुत दूर जा चुका है। खड़ा होकर सनी ने कांच की बोतल गायब की और बोला, अब हम सुरक्षित हैं। चलने का वक्त है। दोनों ने तैयार होकर आगे बढ़ने की सोची, लेकिन सनी अचानक रुका और हल्के संकोच से कई की तरफ देखा। सुनो कई, क्या मैं भी तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? वो मुस्कुराया, चेहरे पर ईमानदारी और उत्सुकता थी। जरूर। सनी कुछ पल खामोश रहा, फिर थोड़ा अजीब लहजे में बोला, तुम्हारा आर्मर, क्या तुम उसे इसलिए पहनते हो क्योंकि वो सबसे अच्छा है, या इसलिए क्योंकि वो अच्छा दिखता है? कई ने उसे हैरानी से देखा, एक भौं ऊंची करते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आया, फर्क क्या है? सनी ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मुड़ गया। कोई बात नहीं, चलो। जैसे जैसे सूरज ऊपर उठा, दोनों शहर के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। वो कासल एक ऊंची पहाड़ी पर बना था, शहर के बिल्कुल बीच में। भव्य और शानदार दर्जनों टावर आसमान में उठे हुए थे,
हर एक के नीचे जटिल मेहराबें और पत्थर के खंभे। छतों के नीचे से डरावने गारगोयल्स नीचे के खंडहरों पर नजरें गड़ाए बैठे थे। किले तक पहुंचने वाला रास्ता भी उतना ही प्रभावशाली था, पतला लेकिन बहुत मजबूत, जो पहाड़ी को इस तरह घेरे था कि अंदर से तीरंदाज दुश्मनों पर लगातार तीर बरसा सकते थे। रास्ते के अंत में एक बड़ी सी पत्थर की सीढ़ी थी जो किले के दरवाजों तक जाती थी। वहां पहले एक विशाल चौकोर पत्थर का मैदान था जहां सैनिक इकट्ठा होते थे अगर दुश्मन सारी रक्षा तोड़कर यहां तक पहुंच जाता। अब वो मैदान एक छोटे से झुग्गी बस्ती में बदल चुका था। पत्थर, लकड़ी और जो भी चीजें हाथ लगीं उनसे लोग घर बना बैठे थे। टेढ़े मेढ़े रास्तों और भीड़भाड़ के बीच उस जगह से डर और गरीबी की वही गंध आ रही थी जो सनी ने अपने बचपन में महसूस की थी। जैसे ही दोनों आउटर सेटलमेंट के पास पहुंचे, कुछ स्लीपर्स ने कई को देखकर मुस्कुराते हुए पुकारा, अरे नाइट, यार, कहाँ गायब थे इतने दिन? कई ने हल्के झेंपते हुए जवाब दिया, अरे उड़ता फिर रहा था, तुम बताओ। जब वो लोगों से बातें कर रहा था, सनी ने चारों ओर सावधानी से नजर दौड़ाई। जगह ज्यादा नहीं बदली थी, बस कुछ इमारतें अलग दिख रही थीं। लेकिन लोग ज्यादा जिंदा से लग रहे थे, जैसे मौत और भूख का डर थोड़ा कम हो गया हो। फिर भी हवा में एक अजीब तनाव था। लगता है वो भी इन 3 महीनों में व्यस्त रही। कई ने बातचीत खत्म की और सनी की तरफ देखा। माफ करना, थोड़ा वक्त लग गया। सनी ने भौहें चढ़ाईं। लोग तुम्हें नाइट क्यों बुला रहे थे? कई थोड़ा अटपटा सा मुस्कुराया और बोला, ओह, तुम्हें नहीं पता। असल में ये मेरा निकनेम है। यहां सब मुझे नाइटिंगेल कहते हैं। कितना बेवकूफ़ी भरा नाम है, सनी ने सोचा और सीधा बोला, ठीक है, अब जो वादा किया था वो पूरा करो। कई ने सिर हिलाया, जरूर, क्या करना है? सनी ने चारों तरफ देखा ताकि कोई सुन न सके और धीरे से बोला, सीधा काम है, किले में जाओ, पता करो कि कौन मेमोरीज बेच रहा है और उनकी कीमत क्या है। फिर वापस आकर मुझे बताना। कई ने 2-3 बार पलकें झपकाईं, फिर कंधे उचकाकर बोला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा अगर सही जानकारी चाहिए तो। सनी ने चेहरा बनाया, जैसा ठीक लगे, मैं उस गली में तुम्हारा इंतजार करूंगा। कई ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और चल पड़ा। सनी घबराया हुआ उस अंधेरी गली में गया और दीवार से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। उसने कोशिश की कि जितना हो सके उतना छोटा और अदृश्य लगे। यहां रहना उसकी रूह को कचोट रहा था। शायद वापस आना गलती थी, शायद उसे अभी भी मुड़कर निकल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो रुका रहा। अंदर से उसे पता था कि ये मौका उसे फिर नहीं मिलेगा। उसे जितनी मेमोरीज मिल सकें उतनी लेनी होंगी ताकि उसका शैडो जल्दी से जल्दी मजबूत हो सके। शायद ऐसा मौका फिर कभी ना आए। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 घंटा गुजरा, फिर दूसरा। कई को काफी वक्त लग रहा था, लेकिन अब तक कुछ बुरा नहीं हुआ था। सनी को लगने लगा कि उसकी घबराहट बेवजह थी। तभी वो बात हुई जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। पीछे से एक शांत, बहुत परिचित आवाज आई, हाय सनी। वो ठिठक गया, जैसे किसी फंसे हुए जानवर की तरह। फिर धीरे धीरे मुड़ा। उसके चेहरे पर एक जटिल सी अभिव्यक्ति आई। सूखे होंठों पर जबरदस्ती मुस्कान लाकर वो बोला, हे नेफ, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। नेफिस अब बहुत बदल चुकी थी जब से सनी ने उसे आखिरी बार देखा था। बाहर से देखने पर वो लगभग वही थी, लंबी, मजबूत और किसी अजीब सी दूरी में डूबी हुई, जैसे इस दुनिया से थोड़ा अलग खड़ी हो। वो अब भी स्टारलाइट लीजन आर्मर पहने हुई थी, जो उसके पतले और फुर्तीले शरीर की हर रेखा को और उभार देता था। बस अब उसके कंधों पर एक सफेद चादर भी थी, जो उसके चमकते कवच के रंग से लगभग मेल खाती थी। चेंजिंग स्टार के चांदी जैसे बाल अब कंधों तक आ गए थे। पहले जो छोटे और लड़कों जैसे कटे रहते थे, अब वो लंबे होकर उसे और परिपक्व और नारी सुलभ बना रहे थे। सनी का दिल थोड़ा तेज धड़क उठा। उसकी शांत धूसर आंखें अब भी वैसी ही थीं, गहरी और आकर्षक। लेकिन असली बदलाव तो कहीं भीतर छिपे थे। शायद सिर्फ वही व्यक्ति जो उसे सनी जितना करीब से जानता हो, वो देख सकता था कि इस बार उसके भीतर कुछ टूट गया है, और उस ठंडी दूर दूर सी परत के पीछे अब कुछ जिंदा, कुछ महसूस करने वाला छिपा है। अब नेफिस में जिंदगी थी, एक मौजूदगी थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, एक ऐसा विश्वास जो दूसरों तक पहुंच जाए। यही थी उसकी ताकत, विश्वास की ताकत। सनी उस नज़र के नीचे कांप गया। नेफ वो इंसान थी जिसे वो सबसे ज्यादा देखना चाहता था, और साथ ही जिसे दोबारा देखने से सबसे ज्यादा डरता था। वही तो असली वजह थी कि उसे किला छोड़ना पड़ा था। उससे मिलते ही यादों का सैलाब उसके जहन में लौट आया। अगर उस वक्त वो सब जानता, तो भी शायद कुछ नहीं बदलता। 4 महीने पहले की बात थी,
जब वो सब राक्षस की हड्डियों से बने एक नाव पर सवार होकर कर्स्ट सी में निकले थे। ठंडी हवाओं में सनी कांप रहा था। अंधेरे की उस अनंत रात का आखिरी पल आ चुका था। उसने पूर्व दिशा की ओर देखा, जहां क्षितिज पर हल्की बैंगनी सी रोशनी उभर रही थी। कंपते होठों से उसने कहा, कास, कैसी? सुबह हो गई है। ये कहते ही उसके शरीर की आखिरी ताकत भी खत्म हो गई और वो पत्थरों पर गिर पड़ा। उसकी छाती बस धीमे धीमे उठ गिर रही थी। एक नया सवेरा फॉरगॉटन शोर की वीरान दुनिया को गर्म रोशनी से नहलाने वाला था। वो जिंदा थे। तीनों स्लीपर्स एक विशाल पत्थर के हाथ पर बैठे थे, जो जैसे किसी देवी ने काली लहरों से ऊपर उठाया हो। सनी और कैसी एक दूसरे को पकड़कर गर्मी ले रहे थे, जबकि नेफिस बीच में बेहोश पड़ी थी। उसका सफेद चेहरा कवच के टूटे हिस्सों से झांकता था, बिल्कुल निस्तेज। हम कर गए। उन्होंने सोल डिवाउरर से खुद को छुड़ाया, अंधेरे समुद्र को पार किया और गहराइयों के भयानक जीव से भी बच निकले। किसी चमत्कार से। सनी अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो ये सब झेल गए। जब से उसे पता चला था कि उस प्राचीन राक्षस ने उनके दिमाग पर कोई जादू कर दिया है, तब से उसे लगा था कि अब उनकी जान नहीं बचेगी, क्योंकि उस जादू ने उससे उसकी सबसे बड़ी ताकत छीन ली थी, उसका दिमाग। और फिर भी वो बच निकले। थकाहारा सनी ने आंखें बंद कर लीं और समुद्र की आवाज सुनते सुनते नींद में चला गया। जब वो जागा, सूरज आसमान में ऊंचा था। उसे लगा था अब दर्द से कराह उठेगा, लेकिन हैरानी की बात यह कि वो उतना टूटा हुआ महसूस नहीं कर रहा था। ब्लड वीव जैसी एट्रीब्यूट उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। यहां तक कि उसकी टूटी उंगली भी अब उतनी नहीं दुख रही थी। हालांकि उठते वक्त उसने हल्की सी कराह निकाली। कैसी उसके पास सो रही थी, उतनी ही थकी और टूटी हुई जितना वो खुद था। उसका नाजुक चेहरा पीला पड़ा था, भौहें चिंता में सिकुड़ी थीं। सनी ने धीरे से सांस छोड़ी। नेफिस अब भी बेहोश थी। कैसी ने अपने चोगे से उसे ढक रखा था ताकि वो ठंड से बची रहे। नेफिस का चेहरा बिल्कुल फीका था, उसकी सांसें ही बता रही थीं कि वो अब भी जिंदा है। सनी को वो भयानक नज़ारा याद आया जब उसकी जली हुई देह खुद अपनी आग में जलकर दोबारा बन रही थी। वो पवित्र ज्वाला हमेशा उसे दर्द देती थी। कौन जाने उसने इस बार खुद को बचाने के लिए कितना बड़ा मूल्य चुकाया होगा। शायद इसलिए वो पहले कभी खुद को ऐसे नहीं ठीक करती थी। अब बस वक्त ही बताएगा। चलो, अब हालात देखे जाएं। चेंजिंग स्टार से नजर हटाकर सनी ने चारों ओर देखा। अगर वो समुद्र के उस राक्षस से बचकर अब किसी सुनसान जगह में फंस गए हों तो वाकई किस्मत ने बड़ा मजाक किया था। पूर्व में उसने देखा, बस खाली गड्ढे का फैलाव था। फिर उसने पश्चिम की ओर देखा। सनी ठिठक गया। उसे कुछ दिखा, एक गहरी रेखा। क्या वो पश्चिमी किनारा था? हाँ, वही था। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। उसने पूरी ताकत से सिर मोड़ा और पश्चिम की ओर देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ पलों के लिए उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। फिर एक ही ख्याल आया, हम इतने करीब थे। वो बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। कुछ घंटे बाद कैसी जागी। उसने सनी को पास न पाकर घबराकर पुकारा, सनी? सनी ने कहा, मैं यहीं हूं। कैसी ने उसका कंधा छुआ और बोली, तुम्हारी आवाज अजीब लग रही है। सनी मुस्कुराया, धीरे से बोला, कैसी? हमने उसे ढूंढ लिया है। वो शहर जो तुमने देखा था। आखिरकार नेफिस को होश आने में पूरे 2 दिन लग गए। सनी अब सच में डरने लगा था। तीसरे दिन चेंजिंग स्टार ने आखिर आंखें खोलीं। उस वक्त सनी विशाल पत्थर की उंगली पर बैठा पश्चिम की ओर देख रहा था। वो कर चुके थे। आखिरकार वो घर लौटने वाले थे। अब उसे बस असली दुनिया याद आ रही थी, अपना मुलायम बिस्तर, ढेर सारा खाना और गर्म पानी की नहाने की धारा। उसने नेफिस की ओर देखा, सोचने लगा कहीं वो भूल तो नहीं गई सब कुछ, जैसे कहानियों में किसी को एमनीजिया हो जाता है ठीक उस वक्त जब सब अच्छा होने वाला होता है। लेकिन चेंजिंग स्टार बिल्कुल ठीक लग रही थी। वही नेफ, वही ठंडा सलीका, वही दूर सी मौजूदगी। जब उसकी नज़र सनी से मिली तो सनी का दिल फिर जरा तेज हो गया। वो मुस्कुराया, भगवान का शुक्र है। नेफिस ने भौएं चढ़ाईं और पूछा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? सनी चौंका, फिर बनावटी लापरवाही से बोला, उधर देखो पीछे। उसके मुस्कुराने की एक वजह तो वही थी। नेफिस ने कुछ पल उसे देखा, फिर सांस लेकर पीछे मुड़ी। उसके पीछे एक ऊंची शहर की दीवार खड़ी थी, चिकने धूसर पत्थरों से बनी, जो उस विशाल गड्ढे की ढलान पर खड़ी थी। वो दीवार उनके सारे दुखों का अंत थी और उनके सारे सपनों की शुरुआत। वो थी उम्मीद। नेफिस के होश में आते ही उन्होंने पत्थर के उस विशाल हाथ की ओट छोड़ने की तैयारी कर ली। सुबह अभी अभी शुरू हुई थी,
इसलिए उनके पास बाकी की दूरी तय करने और उस गहरे व विशाल गड्ढे से बाहर चढ़ने के लिए बहुत समय था। अगर सब ठीक ठाक चला तो अगला सूरज ढलने से पहले वे उस रहस्यमयी शहर की ऊंची दीवार पर पहुंच जाएंगे। बेशक इस बीच बहुत कुछ गलत भी हो सकता था, लेकिन किसी वजह से सनी को इस बार उम्मीद महसूस हो रही थी। ये उसके जैसे शक करने वाले और हमेशा सावधान रहने वाले इंसान के लिए बहुत ही दुर्लभ एहसास था। पहले की तरह सनी और नेफ बारी बारी से नीचे उतरते रहे। हर बार कुछ दर्जन मीटर नीचे जाने के बाद वे सुनहरी रस्सी की मदद से कैसी को एक दूसरे को नीचे उतारते। मगर इस बार बात कुछ और ही थी। तीनों पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। सनी को याद आया जब वे उस विशाल पत्थर के योद्धा की मूर्ति से इसी तरह नीचे उतर रहे थे तो कितनी थकावट हुई थी। अब तो उसे लगता था कि वो ऐसा 3 बार लगातार कर सकता है, वो भी कहीं ज्यादा तेजी से। हालांकि पिछले कुछ दिनों में वो लगातार एक भयानक नाइटमेयर में फंसा रहा था। शरीर लगभग जवाब देने को था, फिर भी अब उसके मांसपेशियों में सिर्फ ताकत ही ताकत भरी थी। पिछले 2 महीने जो उन्होंने उस लाल भूल भुलैया जैसे नरक में बिताए, जहां हर पल जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता था और जिन राक्षसों को कोई स्लीपर कभी नहीं झेलता, उन्हें मारना पड़ता था, उसने उन तीनों को बेहद ताकतवर बना दिया था। सनी को शक था कि ज्यादा अवेकेंड लोग इतने निर्दयी संघर्ष से गुजरे होंगे और फिर भी जिंदा बचे होंगे। असल दुनिया में लौटने के बाद शायद उसे अपने समय के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाएगा। ये तो अपने आप में मुश्किल भी बन सकता है, उसने सोचा। खैर, वो हमेशा ये कह सकता था कि ये सब नेफिस की वजह से हुआ। आखिर वो खुद ही तो लगभग एक दंतकथा जैसी थी, महान इमॉर्टल फ्लेम क्लैन की आखिरी बेटी, इतिहास में गिने चुने अवेकन लोगों में से एक, जिसे फर्स्ट नाइटमेयर में ही ट्रू नेम मिला था, और एकेडमी के अपने बैच की टॉप छात्रा। लोगों को यकीन करना आसान होगा कि उसके जैसी प्रतिभाशाली लड़की 2 कमजोर साथियों को अपनी पीठ पर ढोकर गेटवे तक ले आई होगी। सनी को बस अपनी कहानी जरा सोच समझकर बतानी होगी। उस मामले में तो वो माहिर था ही। इन्हीं ख्यालों में मशगूल वो कब नीचे की जमीन के करीब पहुंच गया, उसे पता भी नहीं चला। नीचे कूदने से पहले नेफिस ने उसकी ओर देखा और कहा, सावधान रहना। सनी को याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था कि यात्रा का आखिरी हिस्सा ही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि अक्सर लोग यहीं ढीले पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो सब खतरा टल गया, और फिर वही गलती उन्हें मौत के मुंह में पहुंचा देती है। वो उन लोगों में से नहीं बनना चाहता था। सनी ने सावधानी से कैसी को नीचे उतारा, देखा कि नेफ ने उसे रस्सी से बाहर निकलने में मदद की और फिर खुद छलांग लगाई। वो कीचड़ में उतरते ही एक कलाबाजी लेकर खड़ा हो गया और एक हाथ उठाकर तैयार हो गया कि जरूरत पड़ते ही मिडनाइट शार्ट बुला सके। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई खतरा नहीं था। सनी और नेफिस ने एक दूसरे को देखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम के साथ सामने दिखती धुंधली सी ग्रे दीवार पास आती जा रही थी। कुछ दूर जाकर सनी ने चेंजिंग स्टार को रुकने का इशारा किया और पीछे मुड़कर उस विशाल मूर्ति की ओर देखने लगा, जिसके हाथ ने उन्हें उस अंधेरी समुद्री गहराई में डूबने से बचाया था। वो मूर्ति उस विशाल गड्ढे की ढलान पर हल्की झुकी हुई खड़ी थी, एक पतली, लंबी और बेहद सुंदर स्त्री की पत्थर की प्रतिमा, जो हल्के बहते वस्त्र में सजी थी। उसका शरीर बेहद कोमल लग रहा था। उसकी बाहें आसमान की ओर फैली हुई थीं, जैसे वो खुद आकाश को गले लगाने जा रही हो। कभी वो सचमुच सुंदर और गरिमामयी रही होगी, मगर अब उसका एक हाथ टूटा हुआ था, केवल कंधा बाकी था। सौभाग्य से दूसरा हाथ अभी भी था और उसी ने तीनों स्लीपर्स को बचाया था। जैसा सनी ने अंदाजा लगाया था, उसकी पत्थर की पोशाक पर 7 चमकते सितारे खुदे हुए थे। लेकिन सनी की नज़र जिस चीज पर सबसे ज्यादा अटकी, वो ये थी कि ठीक उस विशाल पत्थर के योद्धा की तरह ही स्त्री की भी गर्दन के ऊपर कुछ नहीं था, उसका सिर गायब था। सनी फिर सोचने लगा कि क्या इन मूर्तियों को शुरू से ही बिना सिर के बनाया गया था, या फिर किसी ने बाद में गुस्से में इन्हें नष्ट कर दिया। 7 कटे हुए सिर जो 7 मोहरों की रखवाली करते हैं, उसने कैसी की डरावनी विजन को याद करते हुए सोचा। उस विजन का रहस्य वाकई बहुत आकर्षक था, लेकिन अब लगता था जैसे वो रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रहेगा। सनी को पूरा यकीन था कि असल दुनिया में लौटने के बाद वो कभी भी इस शापित जगह पर वापस नहीं आएगा। ड्रीम रेल्म में बहुत से क्षेत्र थे और उनमें से लगभग हर एक फॉरगॉटन शोर से कहीं बेहतर था। भाड़ में जाए ये सब। मूर्ति की ओर चुपचाप सिर झुकाकर धन्यवाद करते हुए सनी पश्चिम की ओर बढ़ गया। अब जैसे जैसे वे उस ढलान के हिस्से के करीब पहुंचे जो लगभग सीधी खड़ी थी, आखिरकार खतरा सामने आ गया। सनी ने जैसे ही कीचड़ में दबे एक बड़े पत्थर पर कदम रखा, वो पत्थर अचानक हिल गया और लुढ़क गया। एक भयानक गर्जना पूरे गड्ढे में गूंज उठी, जिससे सनी के रोंगटे खड़े हो गए। डरते हुए कि कहीं जमीन के नीचे से कोई दैत्य न निकल आए, वो पीछे कूदा और अपनी तलवार बुला ली। बगल में नीफिस भी ऐसा ही कर रही थी, जबकि कैसी पीछे हट गई ताकि रास्ते में न आए। लेकिन कीचड़ में कुछ भी नहीं हिला।
कोई विशाल दैत्य बाहर नहीं आया, न ही कोई भयंकर जीव उन्हें खींचने लगा। तो फिर वो गर्जना आई कहाँ से? सनी अभी समझ ही रहा था कि अचानक उसकी दाहिनी टांग में तेज दर्द उठा। उसने नीचे देखा और फिर जम गया। वो पत्थर उसकी टांग को काट रहा था। वो पत्थर दरअसल एक अजीब नाइटमेयर क्रीचर निकला, जिसके सतह पर एक मुंह बन गया था, भरा हुआ लंबे नुकीले दांतों से। वो लुढ़कते हुए सनी के पास आया और अब उसकी टांग पर दांत गड़ा रहा था। शुक्र था कि पपिटियर श्राउड के बने उसके चमड़े के जूते इतने मजबूत थे कि पत्थर के दांत उसे चबा नहीं पाए। अब वो बस बेतहाशा जूते को काटने की कोशिश में झल्ला रहा था। दर्द तो हो रहा था, लेकिन असली खतरा नहीं था। सनी ने नीचे उस पत्थर को देखा, फिर नेफिस की ओर देखा। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, मगर सनी समझ गया कि वो भी अंदर ही अंदर इस नज़ारे पर मुस्कुरा रही होगी। सनी ने टांग ऊपर उठाई और जोर से झटका दिया ताकि वो बेवकूफ पत्थर उड़ जाए। लेकिन वो जिद्दी था। जोर की एक और गर्जना के साथ वो और भी जोर लगाकर चबाने लगा। उसके दांत लगभग टूटने की हद तक दबाव डाल रहे थे। क्या बेवकूफ जीव है! इसका मुझे मारने का एक ही तरीका है, अगर मैं चिढ़कर खुद मर जाऊं, सनी ने सोचा और मुंह टेढ़ा कर लिया। ऐसा नाइटमेयर क्रीचर भी होता है क्या? लगता है इनके बीच भी कुछ हारे हुए पैदा होते हैं। सिर हिलाते हुए सनी ने अपनी तलवार पर छाया को लपेटा और पूरी ताकत से उस पत्थर पर वार किया। ब्लेड को थोड़ा प्रतिरोध मिला, मगर आखिरकार उसने उस जीव के शरीर को चीरकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो अजीब प्राणी मर गया, मगर मरते मरते भी सनी की टांग छोड़ने से इनकार करता रहा। जैसे ही उसके टूटे टुकड़े कीचड़ में बिखरे, स्पेल की फुसफुसाती आवाज गूंजी। तुमने एक अवेकेंड मॉन्स्टर रोलिंग स्टोन को मार गिराया है। तुम्हारी शैडो और मजबूत हो गई है। तुम्हें एक नई मेमोरी प्राप्त हुई है। सनी के चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव देखकर नेफिस ने पूछा, क्या हुआ? वो झपकाया, फिर बोला, मुझे एक मेमोरी मिली है। चेंजिंग स्टार ने हल्के आश्चर्य से भौं उठाई। अच्छी बात है। कैसी मेमोरी? सनी ने सिर खुजलाया, थोड़ा झिझका, फिर बोला, ये एक पत्थर है। बस एक साधारण पत्थर। जल्दी ही वो तीनों उस रहस्यमयी शहर की अभेद्य पत्थरों की दीवार के नीचे खड़े थे। उनके पीछे उस विशाल गड्ढे की गहराई थी जो नज़रों की हद तक फैला हुआ था। आगे कहीं उस ड्रीम रेल्म के इस डरावने इलाके में इंसानों का आखिरी गढ़ खड़ा था। वो जगह उन्हें इस अंधेरे से निकालकर घर ले जाने का वादा कर रही थी। सनी अब इस डरावने नाइटमेयर से छुटकारा पाने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। शहर की दीवारें भारी भरकम ग्रेनाइट के पत्थरों से बनी थीं। ये पत्थर अब भी उस शापित समुंदर की ठंडी नमी से भीगे हुए थे, जिससे उनका रंग लगभग काला लग रहा था। हजारों साल बीत जाने के बाद भी जब से इस दीवार को बनाने वाले रहस्यमयी लोग समय के धुंध में गायब हो गए थे, तब भी ये दीवार उतनी ही विशाल और अजेय दिखती थी। ग्रेनाइट के पत्थरों के जोड़ इतने पतले थे कि उनके बीच मुश्किल से एक पतली तलवार की नोक तक जा सकती थी। सनी ने ऊपर देखकर दीवार की ऊंचाई का अंदाजा लगाने की कोशिश की। उसे लगा कि ये कम से कम 60 मीटर ऊंची होगी, यानी अवेकेंड अकेडमी की डिफेंस बैरियर से भी 2 गुना ऊंची, जिसे आधुनिक तकनीक और कई एस्पेक्ट एबिलिटीज की मदद से बनाया गया था। कुछ पल के लिए वो उन लोगों के बारे में सोचने लगा जिन्होंने ये दीवार खड़ी की होगी, उस शहर के बारे में जो इसके पीछे था, और उन विशाल मूर्तियों के बारे में जो आज भी इस शापित भूमि के सुनसान किनारों पर अकेली खड़ी थीं। उनके बनाए गए अजूबे समय और अंधकार के प्रहारों को सह गए थे, लेकिन वो लोग खुद गायब हो गए थे। आखिर वो कौन थे? इस शहर के निवासियों पर कैसी भयानक विपत्ति टूटी थी? लेकिन फिर सनी ने गुस्से में सिर झटक दिया। ये रहस्य अब उसका मामला नहीं था। वो घर लौट रहा था और इस भयावह जगह पर कभी वापस नहीं आना चाहता था। इन बातों को समझना अब किसी और का काम था। थोड़ा आराम करने के बाद उन्होंने तय किया कि दीवार के चारों ओर घूमकर किसी दरवाजे की तलाश करने से अच्छा होगा कि सीधे इसे चढ़ जाएं, और अगर कोई गेट मिला भी तो कौन कह सकता था कि वो खुला होगा। भीगी ग्रेनाइट की दीवार चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह उन्होंने कर दिखाया। जब कहीं पकड़ नहीं मिलती तो सनी और नेफिस अपनी तलवारों को उन पत्थरों के जोड़ में फंसाकर ऊपर चढ़ते। कुछ कटने छिलने के बाद उन्हें सही तरीका मिल गया और वो तेजी से ऊपर बढ़ने लगे। सोल शार्ड्स और शैडो फ्रैगमेंट्स की शक्ति के साथ साथ उस लगातार चलने वाले सर्वाइवल के युद्ध ने उनके शरीरों को मजबूत बना दिया था। अब दोनों इंसानी ताकत की चरम सीमा पर थे। जल्दी ही वो दोनों उस विशाल दीवार के शीर्ष तक पहुंच गए और ऊपर चढ़कर किनारे पर खड़े हो गए। सनी ने बिना सांस लिए ही आगे झुककर नीचे झांका। चारों ओर सन्नाटा था। उसे बस सुनाई दे रहा था सोने की रस्सी का पत्थर से रगड़ने का हल्का आवाज, मगर उसके दिल की धड़कन उससे भी ज्यादा तेज थी। कुछ ही देर में नेफिस और कैसी भी ऊपर आ गईं। अंधी लड़की ने सनी के कंधे पर हाथ रखा और उत्साहित स्वर में पूछा, सनी, नीचे क्या दिख रहा है?
सनी ने अपने होंठ भीगे और धीरे से बोला, नीचे एक बहुत बड़ा शहर है, खंडहरों में बदला हुआ। पत्थर की खूबसूरत इमारतें टूटी फूटी पड़ी हैं, कई तो बस मलबे के ढेर बन गई हैं। कोई इंसान सड़कों पर नहीं है, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। आसमान में फैले ठंडे ग्रे बादलों के नीचे वो शहर मरा हुआ और उदास लग रहा है। वो नहीं कह सकता था कि यहाँ क्या भयावह आपदा घटी थी, लेकिन ये साफ था कि ये कोई प्राकृतिक विनाश नहीं था। कई घर आग में जलकर काले हो गए थे, कुछ दीवारों पर विशाल पंजों के निशान थे। जगह जगह जमीन से प्राचीन दानवों की हड्डियां निकली हुई थीं, जैसे कभी यहां भयानक लड़ाइयां लड़ी गई हों। सनी ने गौर से देखा तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मलबे के बीच कुछ अजीब आकृतियां हिल रही थीं और कई परछाइयों में छिपी थीं। उन्हें देखकर उसके अंदर डर की ठंडी लहर दौड़ गई। वो खंडहरों का शहर नाइटमेयर क्रीचर्स से भरा हुआ था। सनी ने धीमे स्वर में कहा, नीचे एक विशाल खंडहर शहर है, पुराने पत्थरों से बना, और उसकी गलियों में अनगिनत राक्षस घूम रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुमने कहा था। जिस दीवार पर वो खड़े थे वो इतनी चौड़ी थी कि उस पर सड़क बनाई जा सके। वो दोनों दिशाओं में अंतहीन फैली थी, पूरे शहर को एक अजीब गोल घेरे में बंद कर रही थी। हर कुछ दूरी पर उसमें बने टावर पहरेदारों की तरह खड़े थे, मानो किसी दुश्मन से रक्षा करने के लिए। लेकिन किसने सोचा होगा कि एक दिन यही विशाल दीवार राक्षसों को बाहर रखने के बजाय असली भयावहता को भीतर कैद रखने का काम करेगी। सनी का ध्यान अब दीवार या राक्षसों पर नहीं था। उसकी निगाह शहर के बीचों बीच बने ऊंचे पहाड़ की तरफ चली गई। उस पहाड़ पर वहां एक शानदार किला खड़ा है, शहर के बीचों बीच की पहाड़ी पर। ऐसा लगता है जैसे किसी दंतकथा से निकला हो। उसकी दीवारें चमकदार सफेद पत्थरों की बनी हैं, ऊंचे टावर और आसमान को छूते शिखर उसे अद्भुत बना रहे हैं। वो पूरे शहर के ऊपर ऐसे खड़ा है जैसे जैसे आशा का प्रतीक, इस नर्क में एकमात्र ऐसी जगह जो अब तक अंधकार से अछूती है। कैसी के चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। हाँ, यही वो किला है जो मैंने देखा था। लेकिन सनी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। जैसे ही उसने उस उज्ज्वल किले का वर्णन किया, उसकी नज़र अचानक उसके पीछे चली गई। और अब वो केवल एक विशाल अंधेरी आकृति देख पा रहा था, एक ऐसी मीनार जो आसमान को चीरती हुई खड़ी थी, मानो ठोस खून से बनी कोई अभिशप्त भाला हो। जैसे ही सनी ने उसे देखा, उसके दिल पर डर का ऐसा जकड़न छा गया जिसे वो समझ भी नहीं पाया। वो थी क्रिम्सन स्पायर। उससे निकलती हुई भय की लहर इतनी प्रबल थी कि सनी कभी उसे फिर देखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसकी नज़र उससे हट नहीं रही थी। उसके पास खड़ी नेफिस भी उसी दिशा में देख रही थी। उसके चेहरे पर सन्नाटा और तनाव दोनों थे। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला और निगाहें फेर लीं। किले की तरफ देखते हुए उसने गंभीर स्वर में कहा, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक हो सकता है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले नीचे उतरने का सुरक्षित रास्ता ढूंढते हैं। नेफिस और सनी दोनों ही दीवार से नीचे उतरना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर वो नीचे चले जाते तो किसी भी खतरे की स्थिति में उनके पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं रहता। बिना कुछ बोले ही उन्होंने तय कर लिया कि पहले पास वाले टॉवर की तरफ चलकर देखते हैं, शायद उसके अंदर से नीचे उतरने का कोई सुरक्षित रास्ता मिले। वे दीवार के साथ साथ थोड़ा मुड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे, नीचे खंडहरों पर नजर रखते हुए। बीच बीच में सनी को उस उजड़े शहर की सड़कों पर कुछ अजीब जीव चलते हुए दिखाई देते, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी ऊंची ग्रेनाइट की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता नहीं दिखा। फिलहाल वे सुरक्षित थे, पर सनी को अंदर से सुरक्षा महसूस नहीं हो रही थी। उसकी नज़र बार बार दूर खड़े क्रिम्सन स्पायर के केंद्र पर जा रही थी, और हर बार उसे देखकर उसके शरीर में सहरन दौड़ जाती थी। वो चीज़ वाकई बहुत भयानक लग रही थी। सनी ने खुद को समझाया, अच्छा हुआ, हम यहां से जल्द निकल जाएंगे। बस यही एक ख्याल था जो उसे घबराहट से टूटने नहीं दे रहा था। उनका फॉरगॉटन शोर का सफ़र अब खत्म होने वाला था। उन्होंने बहुत कुछ झेला था, बहुत कुछ सहा था, और कई बार तो ऐसा भी लगा था कि शायद वे जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन अब सारी तकलीफें जैसे फल देने को तैयार थीं। आज़ादी का रास्ता बस सामने था, बस इस आखिरी रुकावट को पार करना था और फिर घर लौटना था, जीत के साथ। धीरे धीरे वे दीवार में बने विशाल टावर के पास पहुंच रहे थे। वो गोलाकार था और दीवार से लगभग दर्जन भर मीटर ऊपर उठ रहा था। उसके अंदर जाने के लिए एक चौड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था जो बहुत पहले ही टूट चुका था। अब बस कुछ लकड़ी के टुकड़े पुराने लोहे के कब्जों पर लटके हुए थे। दरवाजे के पीछे सिर्फ काली अंधेरी थी। उस काले मुंह की तरफ देखकर सनी को थोड़ा अजीब सा लगा। हालांकि अंधेरा तो अब उसके लिए कोई समस्या नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। अचानक कैसी ने उसका कंधा पकड़कर खींचा। सनी रुक गया। उसके साथ नेफिस भी मुड़ी। दोनों ने एक साथ हाथ उठाकर अपनी तलवार बुलाने की तैयारी कर ली।
क्या हुआ कैसी? सनी ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। कुछ परिस्थितियों में ये अंधी लड़की उनसे पहले खतरे को महसूस कर लेती थी। उसकी तीव्र सुनने की और सूंघने की क्षमता उसे वो चीजें भी महसूस करा देती थी जो बाकी इंसान नहीं कर सकते थे। अब उसके चेहरे पर गहरी शिकन थी। सिर थोड़ा झुकाकर उसने धीरे से कहा, सुनो। सनी ने सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगा। कुछ पल बाद उसे टावर के अंदर से कोई अजीब आवाज सुनाई दी। चॉम्प, चॉम्प, क्रंच, चॉम्प। जैसे कोई कुछ खा रहा हो, मांस और हड्डियों को दांतों से चबाने की घिनौनी आवाजें। वो ध्वनि सुनकर सनी का चेहरा बिगड़ गया। सनी और नेफिस ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी तलवारें बुला लीं। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले सनी ने अपनी शैडो को भेजा ताकि वो अंदर की स्थिति जांच सके। शैडो पत्थरों पर फिसलती हुई तेजी से टावर की ओर बढ़ी। फिर वो अंधेरे में समा गई और भीतर की गहरी छाया में गायब हो गई। सनी ने अंदर देखा। पहली चीज जो उसने देखी वो थी कई मरे हुए मॉन्स्टर। उनका खून पत्थरों पर फैला था और जमीन पर लाल निशान बताते थे कि उनके भारी शरीरों को कोई बहुत ताकतवर चीज घसीटकर यहां तक लाया था। वे टुकड़ों में बटे हुए थे, जैसे किसी पागल कसाई ने उन्हें काट छांट दिया हो। फिर उसने देखा पत्थरों पर रखी हड्डियों का बड़ा ढेर। कुछ पर अभी भी मांस चिपका हुआ था, कुछ को इस तरह तोड़ा गया था कि उनका गूदा भी निकाल लिया गया था। उसके बाद उसकी नज़र एक जलती हुई आग पर पड़ी जो पत्थरों से बने घेरे में थी। आग पर कई सींखों में मॉन्स्टर का मांस भुन रहा था। आग के पास वही चीज बैठी थी जो ये चबाने की आवाजें कर रही थीं। वो एक इंसान थी। असल में वो एक जवान लड़की थी, उम्र में शायद उनसे बस थोड़ा बड़ी। सनी ने पलकें झपकाईं। लड़की लंबी और खूबसूरत थी। उसकी आंखें हल्की हेजल रंग की थीं और भूरे बालों को उसने एक साधारण चोटी में बांध रखा था। उसका शरीर बेहद चुस्त और ताकतवर था। हर हरकत में उसकी तराशी हुई मांसपेशियां चमक रही थीं। और सबसे अजीब बात, वो बहुत कम कपड़े पहने थी, बस एक छोटी सफ़ेद ट्यूनिक, कांसे की ग्रिव्स, बाहों पर वॉर्म ब्रेसेस और चमड़े की पट्टियों वाला कवच। नेफिस जहां पतली और शांत लगती थी, वहां ये अजनबी लड़की जिंदगी और ताकत का ज्वालामुखी लग रही थी। उसके हर हाव भाव से शक्ति, जोश और ऊर्जा झलक रही थी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि इस श्रापित जगह में भी उसके चेहरे पर पूरी शांति और खुशी थी। फॉरगॉटन शोर पर महीनों रहते हुए सनी ने खुद को कभी पूरी तरह आराम में नहीं देखा था, ना ही नेफिस या कैसी ने। हर पल, चाहे सुरक्षित जगह पर भी हों, उनके दिल में हमेशा डर की छाया बनी रहती थी। किसी भी वक्त दांत, जहर और पंजों का हमला हो सकता था। सोल डिवॉरर के प्रभाव में भी भीतर एक अनदेखा डर मौजूद था। लेकिन ये लड़की, वो तो जैसे पूरी तरह निश्चिंत थी। बल्कि वो तो सनी से भी ज्यादा खुश लग रही थी। शायद असल दुनिया में भी उसने खुद को इतना खुश कभी नहीं देखा था। सनी उसे देखता रहा। लड़की बेझिझक मांस खा रही थी। रस उसके चेहरे और उंगलियों पर बह रहा था। मांस खत्म करते ही उसने हड्डी को मुंह में लिया। सनी की आंखें फैल गईं। नाइटमेयर क्रीचर की मजबूत, लोहे जैसी हड्डी उसके दांतों के बीच आसानी से टूट गई। उसने आंखें बंद कीं, मजे से उसका गूदा चूसा और फिर हड्डी का हिस्सा भी निगल लिया। क्रंच, क्रंच, चॉम्प, क्रंच। रिब खत्म करने के बाद उसने हड्डी को पैर के पास पड़े हड्डियों के ढेर में फेंका, जोर से डकार ली और तुरंत आग से अगला टुकड़ा उठाकर खाने लगी। सनी ने कुछ बार आंखें झपकाईं, फिर नेफिस की तरफ देखा। क्या देखा तुमने? नेफिस ने पूछा। सनी ने थोड़ा रुककर हल्के संकोच में कहा, खैर, या तो वो एक बहुत भूखी इंसान है या फिर एक बहुत लालची डीमन। नेफिस कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर सिर घुमाकर कैसी की तरफ देखकर बोली, हमारे पीछे चलो। तीनों धीरे धीरे उस टावर के दरवाजे के पास पहुंचे और कुछ देर वहां रुक गए, ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आगे क्या करें। उनके मन में इस अचानक आई स्थिति के दो ही नतीजे हो सकते थे। पहला, वो रहस्यमयी युवती कोई स्थानीय अवेकेंड निकले। अगर ऐसा हुआ तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ड्रीम रेल्म के जंगली इलाकों में अगर कोई अवेकेंड किसी समूह के स्लीपर्स से मिलता है तो ये परंपरा थी कि वो उन्हें सबसे नज़दीकी मानव सिटाडेल तक पहुंचाए। बेशक कुछ अपवाद भी होते थे, लेकिन ज्यादातर अवेकेंड स्लीपर्स का ध्यान रखते थे, क्योंकि इस पराई भूमि में इंसानों को एकजुट रहना पड़ता था। ये सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उनके अपने हित में भी थी। दूसरा, अगर वो लड़की कोई नाइटमेयर क्रीचर हुई तो उन्हें मुश्किल लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। दुश्मन का रैंक या क्लास पता नहीं था, इसलिए नतीजा क्या होगा इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन था। उन्हें बस जोखिम उठाना ही था। गहरी सांस लेकर सनी ने नेफिस के पीछे पीछे ठंडे अंधेरे टावर में कदम रखा।
अंदर जाते ही भुने हुए मांस की स्वादिष्ट खुशबू उसकी नाक में भर गई। उसका पेट गुड़गुड़ाया। कमाल है। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही एक हड्डी का टुकड़ा उसके सिर के पास से उड़ता हुआ दीवार से टकराया और चूर चूर हो गया। देर से ही सही, सनी ने मिडनाइट शार्ड उठाया और रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस युवती को उनके आने का पता चल चुका था। सिर उठाकर उसने मुस्कुराते हुए दांत दिखाए और बोली, कौन है जो परछाइयों में छिपा है? बाहर आकर खेलोगे नहीं? उसकी आवाज भारी, धुंधली और थोड़ी खुरदरी थी, मगर सबसे अहम बात यह थी कि वो इंसानों की भाषा बोल रही थी। वो इंसान थी। शायद। वो युवती अब भी आराम से बैठी थी, लेकिन सनी ने उसके शरीर की हल्की सी तनावट नोट की। उसे कोई शक नहीं था कि वो झट से हिंसा का तूफान बन सकती थी। बेहतर यही था कि उसे उकसाया न जाए। नेव की तरफ देखते हुए सनी ने भी अपनी तलवार हटा दी। फिर तीनों धीरे धीरे आग की रोशनी में कदम रखकर आगे आए। वो युवती उन्हें देखकर थोड़ा चौंकी, फिर भौहें उठाईं। इंसान? हाँ, ये तो उम्मीद से बाहर था। फिर मुस्कुराई और सिर हिलाया। अरे हाँ, मेरा परिचय तो देना चाहिए था। वो हल्के से उठ खड़ी हुई। उसके सफ़ेद कपड़े थोड़ा खिसके और उसकी मजबूत जांघें और भी साफ नजर आने लगीं। सनी ने पलकें झपकाईं। वो सोच रहा था कि ये लड़की लंबी है, मगर अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो कितनी विशालकाय है। नेफिस से भी ऊंची और खुद उससे तो कहीं ज्यादा। अपने ताकतवर शरीर, गेहूंए रंग की त्वचा और पुराने अंदाज की कवच में वो किसी प्राचीन देवी जैसी लग रही थी। सनी को उसकी आंखों में देखने के लिए सिर ऊपर उठाना पड़ रहा था, जो थोड़ा खींच भरा था। लेकिन अगर वो सीधे देखे तो उसकी नज़र, खैर, वो और नीचे ही जाती। वो युवती अपने गंदे चेहरे को बाह से पोंछकर बोली, आओ, बैठोगे यहां? उसके विनम्र निमंत्रण के बावजूद तीनों कुछ पल झिझके रहे। कुछ देर की चुप्पी के बाद नेफिस ने आगे बढ़कर धीरे से पूछा, क्या क्या तुम इंसान हो? वो युवती उसे खाली निगाहों से देखती रही, फिर 2 बार पलकें झपकाईं और बोली, और क्या लगती हूं मैं? घोड़ी? ये कहकर वो जोर से हंस पड़ी, अपने ही मजाक पर खुद हंसती हुई। नेफिस और सनी ने एक दूसरे को देखा, समझ नहीं पाए क्या करें। वो कुछ और पल खिलखिलाई, फिर उनकी तरफ चमकती आंखों से देखकर बोली, बिल्कुल इंसान हूं। क्यों पूछ रही हो ऐसी बात? खैर, आओ बैठो, ऊपर से देखने में मेरी गर्दन थक गई है। यह कहकर वो फिर आग के पास बैठ गई। तब जाकर नेफिस, सनी और कैसी भी पत्थरों पर बैठ गए, भूख से जलती आंखों से उस लंबी लड़की को देखते हुए। वो उन्हें गौर से देख रही थी, फिर हल्का भौहें सिकोड़कर बोली, पहले कभी तुम्हें यहां नहीं देखा। नए हो क्या? नेफिस ने सिर हिलाया। हाँ, हम अभी अभी इस शहर में पहुंचे हैं। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि सामान्य दिखे, जैसे कोई आम इंसान। सनी को लगा उसकी सारी सामाजिक कोशिशें आखिरकार रंग ला रही हैं। अगर वो नेफिस को न जानता होता तो शायद उसे कभी अंदाजा न होता कि वो कितनी अजीब और असहज होती है। वो युवती मुस्कुराई, तो फिर मेरी संवेदना? रुको, क्या तुम लोगों ने पूरे 2 महीने लैबिरिंथ में जिंदा रहकर बिताए? वो हल्की सीसीटी बजाई और उन्हें नई नजरों से देखा। कमाल किया है। बधाई हो। नेफिस कुछ पल रुकी, फिर बोली, मैं नेफिस हूं, ये है मेरे साथी कैसी और सनलेस। हम स्लीपर्स हैं जो विंटर सोल्स्टिस के दौरान यहां आए थे। वो युवती दोस्ताना मुस्कान के साथ बोली, मिलकर अच्छा लगा। मैं एफी हूं, लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। मैं भी स्लीपर हूं। सनी थोड़ा हैरान हुआ। तो ये सुंदर विशालकाय लड़की अवेकेंड नहीं, बल्कि स्लीपर थी, बिल्कुल उनकी तरह। अजीब बात यह थी कि उसे याद नहीं पड़ता कि उसने इसे कभी एकेडमी में देखा हो। फिर भी अब वह और रुक न सका और आगे झुककर बोला, क्या तुम कासल से आई हो? वहां लोग रहते हैं ना? एफी ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में कोई अजीब सी भावना झलक रही थी। वो जैसे दया थी। हाँ, वहां लोग रहते हैं। नेफिस और सनी ने उत्साहित नजरों से एक दूसरे को देखा। फिर चेंजिंग स्टार ने धीरे से पूछा, क्या तुम हमें वहां ले जा सकती हो? एफी ने कंधे उचकाए। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या तुम्हारे पास शार्ड्स हैं? सनी थोड़ा चौंका। शार्ड्स का इससे क्या लेना देना? उन्होंने 2 शार्ड्स उस पत्थर वाले क्रीचर को मारकर पाए थे। क्या वो भुगतान मांग रही है? नेफिस ने अपनी जेब से वो 2 सोल शार्ड्स निकाले और एफी को दिखाए। हमारे पास 2 हैं। एफी ने गहरी सांस ली। सिर्फ 2? खैर, कुछ न होने से अच्छा है। रख लो, आगे काम आएंगे।
उनके शब्दों का अर्थ पूरी तरह समझ में नहीं आया, फिर भी चेंजिंग स्टार ने झिझकते हुए पूछा, हम सिटाडेल तक पहुंचना चाहते हैं और गेटवे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कितना समय लगेगा? वो युवती कुछ देर तक उन्हें चुपचाप देखती रही, फिर अचानक जोर की हंसी में फट पड़ी। इतनी देर और जोर से हंसी कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तीनों स्लीपर्स हक्के बक्के रह गए। कोई नहीं समझ पाया कि ये क्या हो रहा है। क्या ये पागल है? सनी ने भौहें सिकोड़कर सोचा। पहले तो वो लड़की बस थोड़ी अजीब लगी थी, मगर अब शायद मामला कुछ और ही था। एफी की हंसी जितनी तेजी से शुरू हुई थी, उतनी ही अचानक रुक भी गई। उसने आंसू पोंछे, सिर हिलाया और बोली, माफ करना दोस्तों, मैं खुद को रोक नहीं पाई। बदतमीजी हो गई, माफ कर देना। फिर वो सीधी बैठी, उनकी आंखों में गहराई से देखा और धीमी आवाज में बोली, मैं तुम्हें कासल तक ले जा सकती हूं, लेकिन वहां कोई गेटवे नहीं है। सच तो ये है कि इस अभिशप्त नर्क से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मैं खुद 3 साल से यहां फंसी हुई हूं। तो स्वागत है तुम्हारा डार्क सिटी में। अब उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि यहां आने के बाद किसी को भी वापसी नहीं मिलती। तीनों उसके शब्द सुनकर जैसे पत्थर के बन गए। सबकी आंखों में डर और हैरानी थी। सनी के दिल के अंदर जैसे कुछ नाजुक और अनमोल चीज टूटकर बिखर गई, और उस टूटने का दर्द इतना गहरा था कि जैसे किसी ने उसके सीने में सचमुच चुभो दिया हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो सच नहीं हो सकता था। ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ भी उन्होंने किया, जो कुछ भी उन्होंने झेला, सब कुछ बेकार निकल जाए? कैसे उसकी सारी उम्मीदें, ख्वाहिशें, सपने बस कुछ शब्दों में मिटा दिए जाएं? कैसे मुमकिन है ये सब? उसके पास खड़ी कैसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? गेटवे नहीं है। एफी ने कंधे उचका दिए। मतलब सीधा सा है। मुझे अफसोस है कि ये बात मुझे बतानी पड़ी, लेकिन अंदर से तुम्हें पहले ही एहसास हो गया होगा, है ना? फॉरगॉटन शोर असल में वो जगह ही नहीं है जहां इंसानों का जिंदा रहना मुमकिन हो। इसलिए तो तुमने इसके बारे में न स्कूल में सुना, न अकेडमी में। सनी का चेहरा गुस्से से मरोड़ गया। बिल्कुल, जवाब तो हमेशा उसके सामने ही था, पर वो खुद ही इतना मासूम और बेवकूफ था कि समझ नहीं पाया। ड्रीम रेल्म बहुत बड़ा और अजीब है। ज्यादातर इलाकों की इंसानों ने मुश्किल से झलक देखी है, लेकिन फिर भी उनके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो होती ही है। कुछ तो पूरी तरह इंसानों के कब्जे में है, जहां बड़े सिटाडेल्स जैसे बैस्टियन सैकड़ों हजारों अवेकेंड को शरण देते हैं। लेकिन जब वो पहली बार फॉरगॉटन शोर आया था, तो उसे इस जगह की कोई भी चीज जानी पहचानी नहीं लगी थी। तब उसने सोचा था कि शायद उसकी अधूरी पढ़ाई वजह होगी। उसे समझ लेना चाहिए था जब ना निफिस और ना कैसी कुछ कर पाईं। ऐसी अनोखी जगह के बारे में कोई जानकारी न होना क्या दिखाता है? सबसे सीधी बात तो यही कि यहां से कभी कोई वापस लौटा ही नहीं, ताकि बाहर की दुनिया को इसके बारे में बता सके। क्या बेवकूफ था वो? कुछ ही हफ्ते अकेडमी की आरामदायक जिंदगी में गुजारे और ये भूल गया कि ये दुनिया कभी उसके जैसे लोगों के साथ इंसाफ नहीं करती। सच्चाई हमेशा उसकी सबसे बुरी उम्मीद से भी ज्यादा भयानक होती है। फिर अब अलग क्यों होती? दुनिया तो एक शिकारी है जो मौका देखते ही अपने शिकार को निगल जाती है। फिर उसने और क्या एक्सपेक्ट किया था? उसके मुंह में फिर वही पुराना कड़वा स्वाद लौट आया। एफी अब भी नरमी से बोल रही थी। लगभग 15 साल पहले कुछ ताकतवर और बेताब स्लीपर्स इस शहर तक पहुंच गए थे और इस किले को अपना ठिकाना बना लिया था। गेटवे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यही एक जगह थी जहां वे कुछ वक्त तक सुरक्षित रह सकते थे। तब से लेकर अब तक हर सोल्स्टिस कुछ खुशकिस्मत या चालाक लोग किसी तरह यहां तक पहुंच जाते हैं, पर फिर हम सबकी तरह फंस भी जाते हैं। नेफिस खामोश बैठी थी। बस उसकी भींची हुई मुट्ठियां बता रही थीं कि अंदर कितना तूफान चल रहा है। कैसी पर इसका असर सबसे ज्यादा था, क्योंकि उसी की विजन उन्हें इस जाल में खींच लाई थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। दर्द और सदमे की लकीरें उसकी कोमल शक्ल को तोड़ रही थीं। उसने आंखें बंद की और फुसफुसाई, लेकिन ये तो इंसाफ नहीं है। एफी ने उसकी तरफ तरस भरी नजर से देखा, फिर हल्का सा हंसी और बोली, कब कुछ इंसाफी होता है? वो सही कह रही थी। जस्टिस तो बस इंसानी कल्पना की कोई परछाई है। सनी ने यह सबक बहुत पहले सीख लिया था। जब वो अपने गुस्से और निराशा में डूबा हुआ था, एफी की मुस्कुराहट अचानक फिर से चमक उठी। आगे झुककर उसने कहा, लेकिन सब कुछ बुरा भी नहीं है। कम से कम तुम मुझसे तो मिले। तुम लोग वाकई बहुत लकी हो, वरना अब तक मरे हुए होते। नेफिस ने उसे घूरते हुए पूछा, क्यों? ऐसा क्यों? उसका बोलने का वही अटपटा तरीका फिर लौट आया था। एफी ने गहरी सांस ली। डार्क सिटी फॉरगॉटन शोर की सबसे सुरक्षित और साथ ही सबसे खतरनाक जगह है। सुरक्षित इसलिए कि कोई सी मॉन्स्टर दीवार पार नहीं कर सकता, किले तक तो बिल्कुल नहीं।
लेकिन खतरनाक इसलिए कि यहां लगभग हर नाइटमेयर क्रीचर फॉलन रैंक का है। सनी की रूह कांप गई। फॉलन क्रीचर्स, वो तो अवेकेंड से कई गुना शक्तिशाली होते हैं। उनके जैसे डॉर्मेंट लोगों का उनसे लड़ना तो नामुमकिन था। एक अवेकेंड डीमन से भिड़ने में ही जान चली जाती है, तो फॉलन के सामने तो पलभर भी नहीं टिक पाएंगे। उसे याद आया कि उसने खंडहरों में कितने ही साए चलते देखे थे। क्या वो सब फॉलन मॉन्स्टर्स थे? ऐसे में कोई एक दिन भी कैसे जिंदा रह सकता है? धीरे धीरे उस जाल की गहराई समझ में आने लगी जिसमें वो फंस चुके थे। एफी मुस्कुराई। लेकिन तुम लोग मुझसे दीवार से नीचे आने से पहले मिल गए, वरना वो फॉलन तुम्हारी आत्माओं पर दावत मना रहे होते। बहुत लकी हो तुम लोग। किले में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खंडहरों में शिकार करने जाते हैं, और मुझ जैसी अनुभवी हंटर से मिलना तो नामुमकिन जैसा था। शायद यही तुम्हारा एकमात्र मौका था कि तुम डार्क सिटी की सच्चाई को मरने से पहले न जानो। वो हंसी, सिर हिलाया। मतलब क्या होगा, एक में 1000, 10,000, शायद एक में लाख? जैसे भी हो, किस्मत किसी एक पर तो फिदा है तुम लोगों में से। चलो खुश हो जाओ। कुछ मांस लोगे? आज का शिकार इतना कमाल का था कि बांटने का भी मन कर रहा है। नेफिस ने मांस की तरफ देखा तक नहीं। वो झुककर बोली, अगर गेटवे नहीं है तो तुमने जाने की कोशिश क्यों नहीं की? एफी ने आंखें झपकाईं और उसे सच्ची हैरानी से देखा। जाना, और कहाँ जाऊं? मांस जलने ही वाला था तो उसने आग से सीखें हटाईं और नई लगाईं। फिर गहरी सांस लेकर बोली, तुम लाबिरिंथ में रह चुकी हो तो जानती हो कैसी जगह है वो। चारों तरफ बस वही शापित कॉरल और अभिशप्त सी फैली है। महीनों तक चलो तो भी बस वही। न पैदल जा सकते हो, न तैर सकते हो। उड़ने की सोचो तो बादलों में छिपे भयानक उड़ने वाले दैत्य हैं। लेकिन हाँ, कई लोगों ने कोशिश की थी। सब मर गए। दरअसल किले के पहले मास्टर की मौत भी ऐसे ही हुई थी। सनी ने दांत भींचे। तो फिर क्या, तुम लोग बस किले में छिपकर मौत का इंतजार करते हो? वो खूबसूरत लड़की हंस पड़ी। बिल्कुल नहीं, बेवकूफ। फिर उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गईं। हम में से ज्यादातर तो किले में घुस भी नहीं पाते। राजा अपना कर वसूलता है, समझे? तो जो दे नहीं पाते, वो बाहर रहकर बस मौत का इंतजार करते हैं। सनी कुछ देर तक उसे देखता रहा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उसके अजीब शब्दों का मतलब क्या था। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने आखिर पूछ ही लिया। एफी ने कंधे उचकाए। वो जो किला है न, वो एक आदमी का है जिसका नाम गुणलाग है। अगर तुम्हें उस किले की दीवारों के अंदर रहना है, जहां उसके हंटर्स तुम्हें सुरक्षा देंगे और खाने पीने की चीजें देंगे, तो तुम्हें हर हफ्ते एक ट्रिब्यूट देना होगा। एक शार्ड हर हफ्ते। सनी के होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। बिल्कुल, एक्सप्लॉयटेशन तो यहां भी चल ही रहा था। जहां इंसान होते हैं वहां कोई न कोई तो शिकार बनता ही है। उसके भीतर से एक पुराना अंधेरा भाव फिर से ऊपर उठने लगा। बहुत समय पहले उसने उसे दबा दिया था, भुला भी दिया था, मगर अब वो लौट आया था, जैसे अपनी जगह वापस लेने। उसके होंठ का कोना हल्का सा ऊपर उठा। अगर कोई ट्रिब्यूट न दे पाए तो क्या होता है? एफी ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या लगता है तुम्हें? उसे किले के फाटक के पास भी जाने नहीं दिया जाता। किले की दीवारों के नीचे एक छोटा सा सेटलमेंट है, जहां हम जैसे बदकिस्मत लोग रहते हैं। जो थोड़ी बहुत चीज मिलती है उसी में गुजारा करते हैं और रात में कांपते रहते हैं, ये दुआ करते हुए कि अंधेरे में से कोई मॉन्स्टर निकलकर हमें निगल न जाए। बस यही है। सनी कुछ पल रुका, फिर पूछा, पर लोग इस श्रापित जगह में सोल शार्ड्स लाएंगे कहां से? एफी ने उन मरे हुए मॉन्स्टर्स की तरफ इशारा किया जिन्हें उसने मारा था। शिकार करके। शहर में इधर उधर अवेकेंड क्रीचर्स मिल जाते हैं। बस उन्हें ढूंढो, मारो, और कोशिश करो कि उनसे भी ज्यादा खतरनाक किसी चीज से टकराओ मत। गनलॉग के लोग पार्टी बनाकर जाते हैं। उनके पास अनुभवी पाथफाइंडर्स होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं। वो लोग खाना, मेमोरीज, मटेरियल्स और शार्ड्स लेकर लौटते हैं। किसी को मना नहीं किया गया कि वो खुद कोशिश न करे। वो कुछ देर चुप रही, फिर उसका चेहरा थोड़ा गहरा हो गया। पर हाँ, जिनके पास अच्छे मेमोरीज नहीं है, बहुत सारी सोल एसेंस जमा नहीं की है, या शहर की गहराई से पहचान नहीं है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकते। या तो मर जाते हैं या फिर शार्ड्स कमाने के दूसरे तरीके अपनाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हंटर्स हैं और जिनके नाम पर 2-4 सक्सेसफुल हंट्स हों। जिंदा तो और भी कम। सनी ने उन मरे हुए राक्षसों की तरफ देखा जो इतने बड़े थे कि उसे सोचने पर मजबूर कर रहे थे। और तुमने कितने शिकारों से बची हो? एफी मुस्कुराई। 2-4 से ज्यादा। हंसते हुए उसने हाथ उठाया और उंगलियां मोड़ने लगी जैसे गिन रही हो। देखूं तो 1, 2, 5। एक हाथ की उंगलियां खत्म हो गईं तो उसने सिर खुजाया और थोड़ी झिझक के साथ बोली,
पक्का नहीं कह सकती, पर 100-200 के आसपास होंगे। सनी की आंखें चौड़ी हो गईं। 200? अगर ये सच था तो एफी कोई मामूली लड़की नहीं थी। एक अवेकेंड क्रीचर को मारना भी बड़ी बात थी, और उसने सैकड़ों को मारा था। ये तो लगभग वीरता थी, और थोड़ा डरावना भी, खासकर जब उसने ये सब अकेले किया था, बिना किसी मदद के उस श्रापित खंडहर में जहां फॉलन अबॉमिनेशंस घूमते हैं। वो आसान सी दिखने वाली हंट्रेस इतनी साधारण नहीं थी। सनी ने भौहें चढ़ाईं। अगर ये सच है तो तुम्हें ट्रिब्यूट देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। फिर तुमने किले में रहना क्यों नहीं चुना? एफी ने उदासीनता से कंधे उचकाए। बस यूं समझ लो कि वहां का माहौल मुझे पसंद नहीं है। सनी और कुछ पूछने ही वाला था कि अचानक नेफिस बोल पड़ी। उसकी आवाज में हल्की तनातनी थी। तुमने कहा कि सोल शार्ड्स कमाने के और भी तरीके हैं। कौन से तरीके? एफी कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में एक पल को कोई अंधेरी भावना झलकी, लेकिन अगले ही पल वो अपनी पुरानी बेफिक्र मुस्कान में लौट आई। कुछ तरीके हैं। अगर तुम्हारे पास कोई काम की यूटिलिटी एबिलिटी है तो तुम किले में क्राफ्ट्समैन या आर्टिफैक्ट्स बन सकती हो। ऐसे स्लीपर्स बहुत कम हैं, इसलिए उनकी बहुत कद्र होती है। अगर नहीं तो और भी मौके हैं। लड़के गुणलाक के सैनिक बन सकते हैं, और लड़कियां उसके हरम में जा सकती हैं। तुम दोनों जैसी सुंदर लड़कियां तो खास पसंद आएंगी। कोई जबरदस्ती नहीं करता, सब अपनी मर्जी से होता है। नेफिस का चेहरा सख्त हो गया। सनी ने देखा, उसकी आंखों में हल्की सी सफेद चमक नाच रही थी। तो मतलब या तो उसका सोल्जर बनो, या उसका नौकर, या फिर उसकी खिलौना बनो, वरना मर जाओ। मगर हां, सब अपनी पसंद से। कोई किसी को मजबूर नहीं करता, है ना? एफी मुस्कुराई। स्मार्ट लड़की हो तुम। समझ गई। नेफिस ने नीचे देखा। उसका चेहरा ठंडा और पत्थर जैसा हो गया। उसकी मुट्ठियां इतनी कस गईं कि उनमें खून का बहाव रुक गया था। तो अब तक किसी ने उसे मारा क्यों नहीं? एफी हंस पड़ी। गुणलाक को मारना? अरे बहुतों ने कोशिश की है। कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे, और कुछ बीच के। उनके सिर अब भी किले के फाटक पर टंगे हैं। सुनो प्रिंसेस, तुम्हारा सोचने का तरीका अच्छा है, लेकिन इसे भूल जाओ। उसे अमर समझो। वो प्रैक्टिकली इमॉर्टल है। कोई स्लीपर उसे हरा नहीं सकता। कभी नहीं। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, और हां, जितनी नफरत मुझे उससे है, फिर भी मानना पड़ेगा कि वही इस जगह को एक साथ बांधे हुए है। वो घटिया है, लेकिन उसके बिना हम सब अब तक मर चुके होते। सनी ने नेफिस की तरफ देखा, ये जानने के लिए कि वो क्या सोच रही है, लेकिन जो उसने देखा उससे उसका मन खुश नहीं हुआ। उसके खूबसूरत चेहरे पर अब बस ठंडी बेपरवाही और दृढ़ निश्चय था। वही चेहरा जो उसने पहले कैरापेस सेंचुरियन और बाद में कैरापेस डीमन से लड़ाई के पहले देखा था। कैसी की प्रोफेटिक एबिलिटी के बिना भी सनी को साफ दिख रहा था कि नेफिस के मन में क्या चल रहा है। ये मुसीबत बनने वाला है। शायद एफी ने भी वही महसूस किया, इसलिए उसका चेहरा सिकुड़ गया। सच में, गुणलाक से उलझने की मत सोचो। अगर किस्मत अच्छी हुई तो बस मरोगी, वरना कुछ और बुरा होगा। यहां डार्क सिटी में ज्यादा सोचने से जान चली जाती है। फिर उसने मुस्कुराते हुए आग की तरफ इशारा किया। चलो, इसका स्वाद लो। बहुत लजीज मांस है। पेट भरा हो तो जिंदगी अच्छी लगती है ना? और सुनो, ये शायद आखिरी बार है जब तुम्हें कुछ मुफ्त में खाने को मिलेगा। यहां खाना बहुत दुर्लभ है। यकीन कर सकती हो? सनी ने गहरी सांस ली, फिर आगे झुककर सिजल करता मांस का टुकड़ा उठाया। जो भी हो, उन्हें आगे बढ़ते रहना था। एक एक कदम। यही तो जिंदा रहने का तरीका था। मुझे तो यकीन है। मैं आउटस्कर्ट से हूं। मैंने अकेडमी में आने से पहले असली मांस की खुशबू तक नहीं सूंघी थी। उसने वो टुकड़ा कैसी को दिया, दूसरा उठाया और खुद खाने लगा भूखेपन से। नेफिस ने थोड़ी देर झिझक के बाद उसका साथ दिया। एफी हंसी। बस यही तो बात है। देखो, ये डूफस तो समझ गया। ऊपर से देखने पर तो लग रहा था कि चेंजिंग स्टार ने उसकी बात मान ली है और गनलॉग से उलझने का विचार छोड़ दिया है। पर सनी जानता था, उसके दिल के भीतर वो अब भी अडिग थी। आखिर नेफिस का तो यही स्वभाव था, वो नामुमकिन चीजों को मुमकिन बना देती थी। उनकी लंबी और कठिन यात्रा के बाद जब डार्क सिटी की सच्चाई सामने आई तो उनके अंदर उस कासल तक पहुंचने की जो जलती हुई इच्छा थी, वो जैसे बुझ सी गई। फिर भी तीनों जल्दी से वहां पहुंचना चाहते थे। सनी के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी अब भी बाकी थी। शायद एफी ने झूठ कहा हो, या वो सब गलत समझी हो। हालांकि सनी खुद भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। एफी देखने में जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही समझदार और सच्ची भी लगती थी, भले ही थोड़ी अजीब मिजाज की क्यों न हो। उसकी बातें बिल्कुल तर्कसंगत लग रही थीं।
लेकिन एफी को किसी जल्दी में जाने की फिक्र नहीं थी। अब इतनी दूरी तय करने के लिए दिन की रोशनी नहीं बची है। खंडहरों के बीच चलना बहुत धीमा काम है। आराम से बैठो, आराम करो, हम कल भोर में निकलेंगे। इतना कहकर उसने एक लंबी छुरी निकाली और वहां पड़े मॉन्स्टर के शवों को काटना शुरू कर दिया। उसने एक मेमोरी भी समन की जो चमड़े का एप्रन लग रही थी ताकि उसके कपड़ों पर खून न लगे। होठों के नीचे कोई हल्की धुन गुनगुनाती हुई, वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई खुशमिजाज रसोइया अपने पसंदीदा खाने की तैयारी में जुटी हो। नेफिस, सनी और कैसी चुपचाप बैठे रहे। तीनों के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। सब अपने अपने विचारों में खोए हुए थे, अपनी नई हकीकत को समझने की कोशिश में। सनी का मन पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी देह से सारी ऊर्जा खींच ली हो। न अब कोई ताकत बची थी, न कोई इच्छा। दुनिया अब फीकी और थकाऊ लग रही थी। यही तो उम्मीद का खेल है। अब तो गुस्सा करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई लंबी दौड़ पूरी की हो, मंजिल पार कर ली हो और फिर पता चला हो कि दूसरी दौड़ उसका इंतजार कर रही है। असल में उसे ये दौड़ कभी खत्म नहीं करनी थी। वो अब कभी मास्टर जेट या टीचर जूलियस से नहीं मिल पाएगा, उन्हें उनके दिए ज्ञान के लिए धन्यवाद नहीं दे पाएगा, उनका एहसान नहीं चुका पाएगा। वो अब कभी अवेकेंड नहीं बन पाएगा, न ही अपने एस्पेक्ट के रहस्यों को जान पाएगा। और सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात ये थी कि अमीर बनने और आराम की जिंदगी जीने का उसका सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। यही तो होना था। सनी ने खुद को इस हालात में कुछ ढांढस देने की कोशिश की। खैर, अगर सोचो तो मैं अब भी जिंदा हूं, ये भी कोई छोटी बात नहीं। उसकी शैडो ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे मानने को तैयार नहीं थी। और देखो, मैं अभी कुछ समय तक आसानी से जिंदा रह सकता हूं। हाँ, बड़ी तस्वीर खराब हो गई है, लेकिन फिलहाल का हालात तो पहले से बेहतर है। अब हमें डूबने या समंदर के राक्षसों के द्वारा निगले जाने का डर नहीं रहा, और हमने इंसानों की एक मजबूत बस्ती भी पाली है। डार्क सिटी का कासल सैकड़ों लोगों से भरा था, और ड्रीम रेल्म में लोगों की संख्या और अनुभव ही सब कुछ थे। अगर वो इस मानव समाज का हिस्सा बन जाते तो अब तक जो बोझ चुपचाप उन्हें कुचल रहा था उससे काफी राहत मिल जाती। लैबिरिंथ के मुकाबले वहां की जिंदगी तो किसी सपने जैसी लगती, बशर्ते वो उस जगह के मालिक उस ठग के आगे झुकने को तैयार हों। सनी अकेला होता तो शायद मान भी जाता, लेकिन अब फिर भी अगर वो लोग इनकार करते तो बाहर का इलाका भी था। एफी खुद वहीं रहती थी, स्वतंत्र शिकारी की तरह, और वो तो ठीक ठाक खुश भी लगती थी। असल में वो शायद अब तक की सबसे खुश इंसान है जो मैंने देखी है। आखिर वो इतनी मस्तमौला और बेफिक्र कैसे रह सकती है? कहीं पागल तो नहीं? सनी ने उसकी ओर देखा और माथे पर बल पड़ा। सोचो तो, उसके सिर पर छत है और अनगिनत खाने की चीजें हैं, बस उसे खुद ही शिकार करना पड़ता है। ये तो मेरी पुरानी जिंदगी से कहीं बेहतर है। वो सोचने लगा कि डार्क सिटी में जिंदगी बिताना भले ही उसके सपनों जैसा न हो, लेकिन असल दुनिया के झुग्गियों में रहने से तो बेहतर ही है। शायद हालात इतने बुरे नहीं थे, बस उसकी उम्मीदें ही बहुत ऊंची थीं। शायद एफी जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं रखती थी, और इसी वजह से वो इतनी खुश और जिंदा दिल थी, इस नर्क जैसी जगह में भी। हाँ, यही बात होगी। मामला सुलझ गया, आसान है। उसकी शैडो ने सिर हिलाया और मुंह फेर लिया। सनी ने लंबी सांस ली। जितनी कोशिश वो इस तबाही में उजाला ढूंढने की कर रहा था, उतना ही खाली महसूस कर रहा था। असल में जितना सोचता था सब उतना ही निराशाजनक लगता था। अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जानी पहचानी सिहरन फिर से फैल गई, लेकिन इस बार कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी थी। क्रिम्सन स्पायर की शैडो डार्क सिटी पर उतर आई थी। कुछ ही देर में पत्थर से टकराती लहरों की आवाज ने रात के आने की खबर दी। सनी खड़ा होने का मन नहीं कर पा रहा था तो उसने अपनी शैडो को बाहर झांकने भेजा। ढलते सूरज की आखिरी किरणों ने दुनिया को लाल रंग में रंग दिया था। दूर समंदर की काली लहरें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थीं, और वो सुंदर लेकिन बेचेहरा औरत की विशाल मूर्ति पानी में डूबने लगी। आखिर में बस उसका फैला हुआ हाथ ही ऊपर रह गया। फिर सनी ने नीचे देखा। काले समुद्र की सतह अब बस कुछ ही मीटर नीचे थी। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू लो। उस दीवार के उस पार शहर के खंडहर अब गहराई में, अंधेरे में डूबे हुए थे। असीम समुद्र और खाली खंडहरों के बीच फंसी वो विशाल दीवार अब पतली और कमजोर लग रही थी, लेकिन फिर भी वो हजारों साल से इन लहरों का भार झेल रही थी, शहर को डूबने से बचा रही थी। सनी के मन में एक भयानक ख्याल आया, अगर ये दीवार एक पल को भी टूट जाए तो ये अंधकारमय समंदर सब कुछ बहा ले जाएगा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अपनी शैडो को लौटने का आदेश देकर सनी आखिर खुद उठ खड़ा हुआ और नीफिस के पास चला गया। चेंजिंग स्टार दीवार के सहारे बैठी थी, चेहरा गंभीर था।
सनी के कदमों की आहट सुनकर उसने ऊपर देखा। सनी उसके पास बैठ गया। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या सोचती हो? नेफिस काफी देर तक बस उसे देखती रही। चेहरा ठंडा और दृढ़ था। सनी को लगा शायद वो जवाब नहीं देगी, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों की गहराई में सफ़ेद चिंगारियां चमक उठीं। हम रास्ता निकालेंगे वापस लौटने का। चाहे जो करना पड़े करेंगे। उसकी आवाज़ पत्थर की दीवारों से टकराई और कमरे में गूंज उठी। छायाएं दीवारों पर नाचने लगीं, मानो अंधेरा खुद उस कसम पर मुस्कुरा उठा हो। सुबह होते ही वे लोग कासल के लिए निकल पड़े। ग्रेनाइट टावर की सुरक्षित जगह से बाहर निकलने से पहले एफी ने उन्हें कुछ हिदायतें दी। मेरे पीछे रहना, मेरी हर बात ध्यान से सुनना, कोई आवाज मत करना, खून मत बहाना, ज्यादा मत सोचना। वहां बाहर कुछ ऐसे जीव हैं जो तुम्हारे जोरदार ख्याल सुन सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारी गहरी भावनाएं महसूस कर सकते हैं। तो डरना भी मत। सनी ने गंभीर चेहरे से उसकी तरफ देखा। वो सोच रहा था कि वो अपनी भावनाओं को कैसे रोक सकता है। वो ताकतवर हंट्रेस हंस दी। क्या हुआ? कभी किसी खूबसूरत लड़की को प्रभावित करने के लिए अपने दिमाग में गणित के सवाल हल करने की कोशिश नहीं की? बस वही करो। सनी का चेहरा ब्राइट रेड हो गया। एफी ने हंसते हुए कैसी और नेफ की तरफ देखा। सुधार लो तुम दोनों। डरने की कोशिश मत करना, और ये डूफस तुम ज्यादा उत्साहित मत हो जाना। अगर मेरे पीछे चलते हुए तुम्हारे बस से बाहर हो जाए तो कहना, थप्पड़ मार दूंगी। ठीक है? सनी ने दांत भींचकर कहा। वो कोई समस्या नहीं होगी। एफी ने कुछ बार पलकें झपकाईं, फिर मुस्कुराई। आह, तो दूसरी टीम वाले हो। मैं समझ गई। सनी अंदर ही अंदर चौंक गया। ये क्या मतलब हुआ? वो अपनी भावनाएं काबू में करने की कोशिश में गहरी सांस लेकर 10 तक गिनने लगा। गणित के सवाल हल करो। हाँ? किसे बेवकूफ बना रही है ये? मैं गिन क्यों रहा हूं? जब एफी को यकीन हो गया कि सबने उसकी बातें ठीक से समझ ली हैं, तो उसने पीछे मुड़कर उस बड़े ग्रेनाइट के पत्थर को, जो टावर के दरवाजे को रोक रहा था, किनारे खिसका दिया। उसकी तन हुई मांसपेशियां उसकी जैतूनी त्वचा के नीचे हिल रही थीं। नज़ारा सचमुच देखने लायक था। सनी उसकी पीठ की तरफ देखता रह गया और निगल गया। वो स्लैब तो कई टन की होगी। आखिर ये खूबसूरत दानवनी कितनी मजबूत है। एफी ने उसकी नज़रें पकड़ लीं और एक भौं उठाकर आंख मारी। देखने में अच्छा लगा? सनी ने अपने आप जवाब दे दिया। हाँ, मतलब नहीं। वो मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस पूछ रहा था, तुम इतनी मजबूत कैसे हो? एफी ने पत्थर की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। वो मेरा एस्पेक्ट एबिलिटी है। ये पूरी शारीरिक ताकत को बढ़ा देती है। सनी दंग रह गया। ये बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली एबिलिटी थी। ये भले कुछ और एबिलिटीज जितनी चमकदार ना हो, लेकिन लड़ाई के लिए ये किसी अल्टीमेट वॉरियर के जैसी थी, क्योंकि ताकत ही नहीं, गति, फुर्ती, सहन शक्ति और मजबूती सब कुछ बढ़ा देती थी। एफी सचमुच किसी पुराने युग की नायिका जैसी लगती थी। और फिर उसने इतने सालों से डार्क सिटी में राक्षसों का शिकार किया था। इतने सारे शार्ड्स जो उसने उस अत्याचारी लॉर्ड को नहीं दिए होंगे, सब उसके भीतर ही जमा हो गए होंगे। सनी सोचने लगा, उसने यूं ही अपनी एबिलिटी का राज क्यों खोल दिया? फॉरगॉटन शोर जैसी निर्दयी जगह में ये बहुत बड़ा खतरा था। एफी ने उसकी हैरानी भांप ली और मुस्कुराई। क्या हुआ? इसमें कौन सा रहस्य है? यहां कोई भी मेरी एबिलिटी देखकर समझ सकता है। चाहो तो मेरा फ्लॉ भी बता दूं। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। सनी ने मन में सोचा, हाँ जरूर। कोई इतना पागल तो नहीं होगा जो अपना फ्लॉ बताए। एफी ने हंसकर कहा, बहुत आसान है। मेरा एस्पेक्ट जितना मेरी ताकत बढ़ाता है, उतना ही मेरी शारीरिक जरूरतें भी बढ़ा देता है। सोचो, मैंने इतना मांस क्यों खाया कि हड्डियों का पहाड़ लगा दिया? मजे के लिए क्या? वो जोर से हंस पड़ी। असल में मजा तो आया था, झूठ नहीं बोलूंगी। तो ताकतवर बनने की कीमत ये थी कि भूख भी उतनी ही बढ़े। बाहर इस डार्क सिटी में जहां खाना मिलना मुश्किल था, ये बहुत खतरनाक फ्लॉ था। ये किसी को ज्यादा शिकार करने पर मजबूर करता था, और इसका मतलब ज्यादा खतरा और मौत का डर। ज्यादातर लोग इसे गंभीर नहीं मानते, लेकिन सनी समझता था असली भूख क्या होती है, वो इंसान को क्या बना देती है। शायद इसी वजह से एफी शिकारिन बनी थी। शायद उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। सनी ने थोड़े उलझे दिमाग से सोचा, इंसान की और कौन सी शारीरिक जरूरतें होती हैं? हवा, पानी, खाना और फिर हे, मैंने कहा था उत्साहित मत होना। सनी झटके से ऊपर देखा। एफी उसे देख रही थी और ठहाका लगा रही थी। वो शर्म से जल उठा और गुस्से में दांत भींच लिए। अपने आप को ज्यादा मत समझो लंबू।
लेकिन जब उसने देखा कि नेफिस और कैसी दोनों मुस्कुरा रही हैं तो उसका गुस्सा कुछ कम हो गया। उसे धीरे से एहसास हुआ कि शायद एफी उसकी टांग खींचने के साथ साथ माहौल हल्का करने की कोशिश कर रही थी ताकि शहर की भयावह यात्रा थोड़ी आसान हो जाए। एफी ने फिर मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? जवाब नहीं दोगे? सनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे परेशान मत करो। फिर उसने ध्यान बदलने की कोशिश की और धीरे से बोला, मैं गणित के सवाल हल कर रहा हूं। 1 मिनट बाद वे ग्रेनाइट टावर से बाहर निकले और डार्क सिटी की सड़कों पर कदम रखा। बाहर निकलने से पहले एफी ने अपने पुराने स्टाइल के कवच का हेलमेट पहन लिया था। वो कोरिंथियन डिजाइन का था, जिसमें नीले घोड़े के बालों की ऊंची कलगी थी और संकरी आंखों वाली पट्टी से बस उसकी आंखें और होंठ नजर आ रहे थे। उसकी पीठ पर चमड़े का बड़ा बैग था जिसमें उसने शिकार किए हुए जानवरों का मांस, हड्डियां और खालें भरी थीं। सनी जानता था कि वो बैग अंदर से असल में जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, वरना उसमें एफी के सारे ट्रॉफीज आ ही नहीं सकते थे। फिर भी वो इतना भारी था कि कोई आम इंसान उसे उठा नहीं सकता था। उसके आमर, लंबे चाकू और काले चमड़े के एप्रन को गिनते हुए सनी ने समझा कि ये चौथी मेमोरी थी जो एफी ने समन की थी। वो सोचने लगा कि उसके पास और कितनी मेमोरीज होंगी। अभी तक उसने एफी का असली हथियार देखा भी नहीं था। सुबह की फीकी रोशनी में वे सब उस श्रापित खंडहरों के बीच उतर गए। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से, बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।